जी स्टूडेंट्स, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 फाइनल काउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ये हमने जिस तरह से अपना 6 चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक सिंगल पर्सन का, जिसको हम कहते थे सोल प्रोप्राइटर की, हमने इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना सीखी थी। अब हमने क्या करना है, हमने वही बैलेंस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन साथ में हमने करना क्या है, उसके अंदर एडजस्टमेंट भी करनी है। इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, दोनों चीज़ों को। तो आज हमने इसकी तरफ चलना है, अभी हमने किस तरह से इसके अंदर इसको लेके चलना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू IAS 1 जो हमारे पास है, वो हमें क्या बोलता है, वो हमें क्या डायरेक्शन देता है कि भी आपने कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जिसमें से हमारे पास हमें वो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कहता है। 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमारे पास जो पहले फर्स्ट वन जी हमारे पास है, जो इनकम स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इसको हम इनकम स्टेटमेंट के अलावा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑनर चेंजेस इन ऑनर इक्विटी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और उसके साथ साथ हमारे पास लास्ट वन जी नोट्स टू द फाइनल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हैं, जितने भी हैं, वो हमने बनाने होते हैं, नोट्स बनाने हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। हमने कौन से मेथड को फॉलो किया है और क्यों मेथड को फॉलो किया है, और वर्किंग क्या की है। ये बैलेंस शीट के अंदर ये जो हमने अमाउंट्स निकाली हैं, अमाउंट्स फाइंड आउट किए हैं कि इनके पीछे वर्किंग क्या है, वो तमाम की तमाम हमें नोट्स के अंदर शो करना होती है। तो फर्स्ट वन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है, जिसको हम, इसका एक अदर नेम भी है, जो अदर नेम IAS 1 के अंदर है, वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जिस तरह कि हमें स्टेटमेंट से ही पता चल, इसके नेम से ही पता चल रहा है, या तो इस स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट हासिल होगा, ठीक होगा, या तो हमें लॉस हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो भी अदर इनकम होगी वो भी इसके अंदर ऐड होगी। बेसिकली इसका फार्मूला क्या है, इनकम इज इक्वल टू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो उसके बाद ये जो हमारे पास आ चुका है, फिर तो हमें पता चल गया जी इनकम हमने क्या है, इनकम जो हमारे पास है वो किसके इक्वल होती है, या इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या चीज़, हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं कैसे, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट फाइंड, हम इसको हासिल कर पाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी बैलेंस शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी जो है, वो एक अकाउंटिंग पीरियड की जो है, उसके अंदर जो कुछ भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारे जितने भी असासाजात हैं, जो किसी भी बिज़नेस की जो फिनंशियल पोजीशन है, जो उसके माली हालात हैं, जो भी उसकी फिनंशियल स्टेटस है, उससे उसका हमें पता चलता है। अगर हम आज बैलेंस शीट बना रहे हैं, आज हमारे पास जो 16 अगस्त को हम बना रहे हैं, 16 अगस्त 2021 को, तो आज हमें ये पता चलेगा कि बैलेंस शीट की किसी भी बिज़नेस, जिस बिज़नेस के हम बना रहे हैं, उसमें इस वक्त कितने मालियत के एसेट्स हैं, और कितनी मालियत की उसके अंदर ऑनर्स इक्विटी है, और कितनी मालियत की उसके अंदर लाइबिलिटीज़ हैं जो उसने पे करनी है, ऑब्लिगेशंस उसकी हैं। और उसके बाद जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट हम किसी दौरानिए की बनाते हैं, किसी अकाउंटिंग पीरियड की बनाते हैं, किसी स्पैन ऑफ टाइम की बनाते हैं। उसका हमें टाइम जो होता है उसके लिए हम बना रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम 1 माह की बनाएंगे, 2 माह की बना सकते हैं, 1 क्वार्टर की बना सकते हैं, यानी 4 मंथ की बनाई जा सकती है, या फिर इसके 3 मंथ का क्वार्टर होता है, 3 मंथ की बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम 6 मंथ हाफ ईयर या फिर फुल ईयर की भी बना सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड की भी हम बना सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, किसी ख़ास दौरानिए की होती है, किसी ख़ास अकाउंटिंग पीरियड की होती है, और जबकि बैलेंस शीट क्या होती है, किसी ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बना रहे होते हैं। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है, ये MCQs की शक्ल में पूछी जा सकती हैं जी। एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये बैलेंस शीट का फार्मूला है। बैलेंस शीट का फार्मूला यही रहेगा। और उसके बाद टेक्निक टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। टेक्निक क्या है जी हमारे पास, सबसे पहले टेक्निक सिंपल सी है कि सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ट्रायल बैलेंस को रीड करना है। ट्रायल बैलेंस को सही रीड करेंगे तो हमें उसके पता चलेगा भी कौन कौन सी जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स हैं जिनको हमने
वो इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है और कौन से अकाउंटिंग हेड्स हैं जिनको हमने बैलेंस शीट के अंदर लेके जाना है। हम ये पढ़ चुके हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम्स और एक्सपेंसेस, जिनको नॉमिनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, ये वाले अकाउंटिंग हेड कहाँ जाएंगे? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट, और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट है, ये कहाँ पे जाएगा? ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। और सम टाइम जो कैपिटल रिसीट है वो भी हम लेके जा सकते हैं। कैपिटल रिसीट इन सूरत के अंदर कि हमें कोई अदर इनकम की सूरत में कोई गेन होता है, वो सम टाइम ऐसा होगा अदर इनकम में जाएंगे, वो कभी कभार ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। पर ऑलमोस्ट जो हम चीज़ें लेके जा सकते हैं वो कौन सी होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, सॉरी रिसीट। रेवेन्यू रिसीट इनकम कहलाएगी हमारे पास। और ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ये हमने 12th चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सॉरी ये हमने जी 12th चैप्टर के अंदर ही पढ़ा, 12th चैप्टर या फिर जी 12th चैप्टर में ही पढ़ा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और इसके साथ रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट का। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ अकाउंटिंग हेड्स इस हवाले से, और उसके बाद हमने उनको मार्क कर लेना है आई लो के हिसाब से, यानी कि ए एसेट्स के लिए और ई एक्सपेंसेस के लिए, आई इनकम के लिए, एल फॉर लाइबिलिटी एंड ओ फॉर होगा ऑनर्स इक्विटी के लिए। और सम टाइम कुछ आप अकाउंटिंग हेड्स देखेंगे जिनको -A के साथ होगा, वो -A मीन शो कर रहे हैं कि इन्होंने अपने मेन हेड से या जो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होंगे वो जाके लेस होंगे। अब कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या चीज़ें हैं? कॉन्ट्रा अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, जो वो अकाउंटिंग हेड होते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जाके अपने मेन हेड, जो भी उसका प्रीवियस अकाउंटिंग हेड होता है, उससे लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग जाके ऑनर्स इक्विटी से लेस होती है। हम डेप्रिसिएशन की बात करें, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, वो जाके उस मेन जो भी एसेट होता है उसमें से जाके लेस होती है। और इसी तरह से अगर हम जी नेक्स्ट अगर हम बैक एंड पे चले जाएं तो इनकम स्टेटमेंट के लेके जाएं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को लेस कर रहे होते हैं। ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो बात की जो बताएगी आपको पता चल गई है? जी प्लीज़। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास है जी प्लेस एडजस्टेड बैलेंस इन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। वहाँ तक तो यही था जो हमने पहले पढ़ा था 6 चैप्टर के अंदर 6 और 7। तो उसमें जस्ट हमने क्या करना था, ये चीज़ पार्ट करना था। पार्ट करने के बाद हमने और डायरेक्टली उसके अंदर रिपोर्ट कर देना था इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं, हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी। यानी कि हमने इनकम स्टेटमेंट जो ट्रायल बैलेंस हमने पहले से बना लिया है, ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जिसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो उसमें हमें क्या होगा, हमें बताया गया होगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन इसके बाद हुई हैं या ये रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। वो रिकॉर्ड नहीं, उनको हमें फिर क्या करना, वो एडजस्ट करने के बाद हमें बैलेंस शीट के अंदर उनको लिखना होगा, ठीक है जी। हमें उन चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस शीट के अंदर लिखना होगा। प्लेस द एडजस्टेड बैलेंस इन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक। यानी कुछ पार्ट्स जो अदर इंफॉर्मेशन, ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए जी। जी स्टूडेंट्स, क्या होता है जी बैलेंस कहते प्लेस द एडजस्टेड बैलेंस इन द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या इससे क्या पता चलता है, हमें जो भी एडजस्टेड वैल्यूज़ आएगी या फिर वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में और उसके साथ साथ बैलेंस शीट के अंदर भी उसका अमल दखल होगा, उसको लिखा जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा बल्कि बैलेंस शीट के अंदर भी पार्ट होगा। और तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि हम ज़रा पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट। क्या होगा जी, जर्नल एंट्रीज सबसे पहले हमें पास करना पड़ेंगी और उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि आप दिसंबर की आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जी बैलेंस शीट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं,
तो दिसंबर की आपने सैलरी 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो अभी तक आपने उसकी सैलरी पे नहीं की हुई या रेंट पे नहीं किया हुआ, तो आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो चुकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या रेंट जो है वो आपका, वो आपने पे करना है, अभी वो आपकी लाइबिलिटी बन चुका है। यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी, आपने उसको पे नहीं किया, ठीक है, तो अब क्या हो चुका है, ये आपकी वो लाइबिलिटी है। तो आपने एक्सपेंस को मीट नहीं किया अपने को, तो लाइबिलिटी जब बन चुका है तो आपने उसको बैलेंस शीट के अंदर एज ए लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करना है। ठीक है, जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम एज ए एसेट के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। और जो जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस वजूद में आ चुके हैं, अकर हो चुके हैं, इंकर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया, वो हमारी लाइबिलिटी बन चुके होते हैं, उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लाइबिलिटी के तौर पर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है जी। तो और इसी तरह से इनकम्स के हवाले से कुछ इनकम्स हमारे पास आ चुकी होती हैं, यानी कि हमने एडवांस में पेमेंट ले ली है किसी अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, तो हमारे पास क्या चीज़ें एडवांस इनकम आ गई है, जिसको अनअर्नड इनकम बोला जाता है। अनअर्नड इनकम भी हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट अभी देनी होती है। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट है हमारे पास अनअर्नड इनकम के अलावा, अर्न इनकम का या आउटस्टैंडिंग इनकम। आउट या इनकम ड्यू जो होती है, उसमें ये होता है कि हमने इनकम अर्न कर ली, हमने अपना काम करके दे दिया है, लेकिन क्लाइंट ने अभी हमें पेमेंट नहीं दी, तो वो आपका अकाउंट रिसीवेबल में आ जाते हैं, आप अपने उसको एज ए एसेट के तौर पर ट्रीट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिपोर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो कंसेप्ट बताए गए हैं आपको समझ आ गई है कि हम जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट की क्यों पास करते हैं, और एडजस्टेड बैलेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे हमने इसको रिपोर्ट करना है। जी प्लीज़ काइंडली रिस्पॉन्ड करें। ओके जी, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम इसके अलावा। जी जी, इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे क्या बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले मार्क कर लें एसेट और ए आईलो के हिसाब से, यानी कि ए फॉर एसेट, ई फॉर एक्सपेंसेस, और आई फॉर इनकम, एल फॉर लाइबिलिटी एंड ओ फॉर ऑन इक्विटी। और डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स एसेट एंड एक्सपेंसेस, और द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स इक्विटी, लाइबिलिटी एंड इनकम। ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, ये चीज़ें तो आप क्या कह सकते हैं अब तक आपके माइंड में बैठ चुकी होनी चाहिए कि हमारे पास जितनी भी ये जो क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स हैं, जो क्रेडिट नेचर की अकाउंटिंग हेड्स हैं, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, और जो डेबिट नेचर के अकाउंटिंग हेड्स हैं वो डेबिट साइड पे लिखे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एसेट और एक्सपेंसेस अपनी नेचर में डेबिट हैं, और क्रेडिट जो लाइबिलिटीज़, इक्विटी और उसके साथ साथ इनकम्स हैं, ये अपने नेचर के हवाले से क्रेडिट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है भी नेचर के वाले से ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हैं, इस लिहाज से कि जब कभी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ आता है, इजाफा होता है, तो हम इसको क्या करते होते हैं, इसको डेबिट किया जाता है, डेबिट इफेक्ट दिया जाता है। और जब कभी भी एसेट और एक्सपेंसेस में कमी आती है तो इनको हम अपोजिट इफेक्ट यानी कि क्रेडिट इफेक्ट देते होते हैं। तो इसी लिहाज से क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में जो इक्विटी, लाइबिलिटी एंड इनकम्स हैं, इनमें जब कभी भी इजाफा होता है तो इनको क्रेडिट इफेक्ट दिया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और इसी तरह से जब कभी भी इनमें कमी आती है तो इनको अपोजिट एस्पेक्ट दिया जाता है, यानी कि इनको डेबिट इफेक्ट दिया जाता है जनरल एंट्रीज के अंदर। तो इसी तरह से ये अपनी नेचर के हिसाब से और उसी यानी कि जो तीन हमारे पास अकाउंट्स हैं, मेन हेड्स हैं, इक्विटी, लाइबिलिटी एंड इनकम, ये क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के होंगे, और डेबिट साइड के ऊपर आपके के वाले कौन से होंगे, एसेट और एक्सपेंसेस होंगे। और उसके अलावा हमारे पास और भी कुछ अकाउंट्स होते हैं, नेचर के होते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। कॉन्ट्रा अकाउंट जो होती हैं ये एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन केसेस। क्या होगा जिनमें कि ये अपनी नेचर के उल्ट जाएंगे, यानी कि हमारे पास सेल्स रिटर्न है, ये हमारे सेल्स से रेलिवेंट है तो ये डेबिट साइड पे आएगी, ना कि क्रेडिट साइड पे। और इस तरह से परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न फिर क्रेडिट साइड पे आएगी, ना कि डेबिट साइड के ऊपर। और कॉन्ट्रा अकाउंट्स के हवाले से मजीद हमारे पास है ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स आपकी जो ऑनर्स इक्विटी के है तो ये डेबिट साइड के ऊपर आएगी। जी ठीक है जी। टेक केयर ऑफ कॉन्ट्रा नेचर ऑफ अकाउंटिंग हेड्स, ये वही आपसे बताया गया कि भी इसकी आपने ख्याल करना है।
और जी प्रैक्टिस है जी हमारे पास एडजस्टमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक इसके अंदर अहम पार्ट है, जो कि 12 चैप्टर हमने पढ़ा था पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। जी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ट्रायल बैलेंस को रीड आउट करना है। तो ट्रायल बैलेंस किसका है जी, अलिफ अनार स्टोर है जी एक हमारे पास, जो बताया गया ट्रायल बैलेंस है जी हमारे पास एज ऑन 31 जी मार्च 2009 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास पार्टिकुलर्स में कैश इन हैड गिवन है 1400 का, और कैश एट बैंक है, और 2600 है, सैंड्री डेटर्स हैं, और इसके साथ साथ जी स्टॉक आ गया जी हमारे पास 1/4/2008। ये क्या हो गया, इट मीन्स अगर हमें ये डेट बता दी गई होगी तो एज वेल एंड गुड। अगर ये नहीं बताएगी तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई स्टॉक बताया जा रहा है तो हमने उसको एज अ ओपनिंग स्टॉक ही लेना है। यहाँ पे मैं जो डेट गिवन बताई गई है इसका ये मतलब है कि ये आपसे साल पहले का है, तो इट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक है। और उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की अमाउंट है, ये भी हमारे एसेट्स हैं। और जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं जी कैश इन बैंक, कैश एट इन हैंड ऑफ बैंक, और सैंडी डेटर्स, ये भी हमारे क्या जी एसेट्स हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी एसेट है हमारा ये, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट है। डेप्रिसिएशन हमारे पास फिक्स एंड फर्नीचर एसेट की, ये हमारे पास 3600 आ चुका है। ये क्या चीज़ है जी, ये हमारे पास कॉन्ट्रा तो फर्नीचर है, और ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन आएगी। और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर हमारे पास इक्विपमेंट हमारे पास 16,000 के हैं, और डेप्रिसिएशन 4,000 इस पर क्रिएट हो चुकी है। और उसके साथ साथ मोटर कार कॉस्ट उसकी है जी हमारे पास 30,000, और जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 20,000 की हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी 10,000 की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन के तौर पे आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन को वो अलहदा करके भी बता सकते हैं, और उसको इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं, डेप्रिसिएशन की हमें बता सकते हैं भी, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। सैंड्री क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है 43,000। 12% लोन फ्रॉम भुट्टा, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमारे पास ये 3,000 है। हम कुछ प्रोविजन रख रहे हैं, कुछ रिजर्व रख रहे हैं अपनी बैड डेट्स के तौर पे मेंटेन करने के लिए। और परचेजेज जी हमारे पास है 14। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये हमारे पास ये भी कॉन्ट्रा है किस चीज़ का, ये सैंड्री डेटर का कॉन्ट्रा है जी हमारे पास। परचेजेज ये हमारे पास ये हमारे एक्सपेंस के तौर पे आएंगी 140,000 की। परचेज रिटर्न ये इसके क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रा है परचेज रिटर्न परचेजेज का। सेल्स है ये हमारे पास 230,000 की, और सेल्स रिटर्न ये फिर इसका काउंटर है। और इसके साथ सैलरीज हमारे पास आ जाएंगी 110,000 जी सॉरी 11,000 की, 110,000 नहीं है, 11,000 है। तो रेंट फॉर गोडाउन है जी 5,500। ये जो हमारे पास सैलरीज एंड रेंट फॉर गोडाउन है ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। और उससे ऊपर जो हमारे पास सेल्स इनकम है और सेल्स रिटर्न इसमें शो करती है। इंटरेस्ट लोन फ्रॉम भुट्टा ये हमारा ये भी एक्सपेंसेस है। और रेट्स एंड टैक्सेस ये भी एक्सपेंसेस है हमारे पास। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ये भी एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स ये हमारी इनकम है। और फ्राइट ऑन परचेजेस ये भी हमारा एक्सपेंस है। कैरिज इन वर्ड ये भी एक्सपेंसेस हैं। और कैरिज आउट वर्ड ये भी एक्सपेंस है जी। ड्राइंग्स हमारे पास कितने आ जाएंगे जी 12,000, ये हमारा कॉन्ट्रा है जी। अनसिक्योरिटी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एक्सपेंसेस हैं। और इसके साथ साथ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी हमारा एक्सपेंस है। जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस हैं। बैड डेट ये भी एक्सपेंस है जी हमारा। बैंक चार्जेस हैं। मोटर कार एक्सपेंसेस हैं जी। इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट 162,000 यानी ऑन सिक्योरिटी है हमारे पास। तो हम देखते हैं टोटल साइड पे, तो हमारे पास टोटल 475,800 आ रहा है। और इसी तरह से 475,800 की अमाउंट आ रही है किस चीज़ के लिए, बैलेंस शीट के लिए, यानी ऑन। तो इस तरह से ये तो हमें पता चल गया है जी कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंस हैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चन दिया गया। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने इसको मार्क करना होगा। तो मार्क आपने ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आपकी जाएंगी, जैसे कि हमारे गिवन है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये एसेट्स के लिए, माइनस जहाँ पे लिखा हुआ है ए के साथ, इट मीन्स कि ये कॉन्ट्रा टू द एसेट्स हैं। और आई फॉर इनकम है। और इसके साथ ई फॉर एक्सपेंसेस हैं। परचेज रिटर्न जो मीनस ई लिखा हुआ है यानी कि अपने पीछे बैक एंड परचेजेस से लेस होंगी। और इसी तरह से आई के साथ आगे सेल्स रिटर्न के साथ माइनस आई लिखा हुआ, ये भी इस चीज़ के लिए लिखा हुआ है कि ये सेल्स से लेस होना है। और इसी तरह से बाकी तमाम चीज़ें हमारे गिवन है। जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंसेस हैं और कौन सी इनकम है या ड्राइंग्स हैं या फिर ऑन एग्जीक्यूटिव।
वैसे वैसे इनके अंदर हमने इनको क्या किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आप इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे 5 मेन हेड्स के आपको और अकाउंटिंग हेड्स की आपको इतनी पहचान है जो कि होनी चाहिए कि भी कौन सा अकाउंटिंग हेड किस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। ये इनकम से बिलोंग कर रहा है, एक्सपेंस है, या फिर इसके साथ एसेट है या ऑन इक्विटी है। और उसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल रसीट है या फिर कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रसीट है, ये आपको पता हो। रेवेन्यू रसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं, यानी इनकम उनको हम बोलते होते हैं रेवेन्यू रसीट और एक्सपेंडिचर को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एसेट्स को कैपिटल मैंने बोलते हैं जी, एक्सपेंडिचर होता है जी हमारे पास। और रेवेन्यू जो हमारे पास होते हैं गेंस की सूरत में, जो उनको बेचने की सूरत में हो रहे होते हैं, वो कैपिटल रसीट कहला रहे होते हैं जी। अदर इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले देखते हैं जी। हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर जो ये एडजस्टमेंट्स गिवन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स भी उनको बोला जाता है। तो सबसे पहले जी हमारे पास है डेप्रिसिएट, इनके हवाले से है जी। डेप्रिसिएट बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है 5% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम पढ़ चुके हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या आरबीएम भी इसको बोला जाता है। तो आरबीएम क्या होता है जी, हम इसको नेट बुक वैल्यू के ऊपर हमने चार्ज करनी होती है डेप्रिसिएशन। ठीक है। सब फर्स्ट ईयर हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद हमने नेट बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करनी होती है। नेक्स्ट बताएगी जी हमें फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर जी 10% है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें भी हम क्या चार्ज करेंगे जी, उसी के ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं नेट बुक वैल्यू के ऊपर। और फिर नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट गिवन है जी, क्या कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन है जी। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹1400 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमने इसको ट्रांसपोर्ट लिख दिया है, जबकि हमने क्या करना था, बेचा है और उसके अंदर ये टेबल जो था ये हमने बेच दिया। तो ये सेल्स अकाउंट में हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, जबकि यहाँ पे हमने क्रेडिट नहीं करना था। तो उसके साथ साथ हमारे पास ये एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की हमारे पास एंट्री है। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट ऑन जी 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जो ऑफिस इक्विपमेंट है इनके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन में चार्ज करनी है, किससे हिसाब से 15% के। और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको ये पता होगा कि हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर चार्ज की जाती है और हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है। ठीक है। और परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर ₹4000 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेजेस। हमने क्या किया जी, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है जी, हमने टाइपराइटर परचेज़ किया जो कि हमारा एसेट है, और उसको हमने एज आ क्या कर दिया, परचेजेस के तौर पे लिख दिया। और परचेजेस हमारे पास क्या है जी, हमारा एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया, जबकि इसको हमने क्या करना होगा, एक्सपेंस में कमी शो करनी होगी और टाइपराइटर को दोबारा से, यानी कि परचेजेस को हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं जी टाइपराइटर को डेबिट किया जाएगा। मोटर कार बाय 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मोटर कार के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि हमने किसके ऊपर लेके जानी है, नेट बुक वैल्यू के इसके ऊपर चार्ज करना होगी। कह रहे हैं जी अ फुली डेप्रिसिएटेड अ मोटर कार ओरिजिनल कॉस्ट ₹5000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने एक कार थी हमारे पास 5000 की, हमने बेच दी है, और द प्रोसीड्स ऑफ ₹1000 वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। प्रोसीड्स जो हमारे पास ये जो हमने जस्ट 1000 लिखा है वो भी हमने सेल्स अकाउंट में लिख दिया, जबकि सेल्स अकाउंट में हमने नहीं पुट आउट करना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, सेल्स अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स लिखी जाती हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर जो हमने ट्रांसफ़र करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स को करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने भी, सेल्स ये भी तो हम बेच रहे हैं, ये भी तो सेल ही हुई, ऐसा नहीं है। सेल्स आप जो नॉर्मल रूटीन के अंदर आम हालात में बिज़नेस की जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिस चीज़ का आप कारोबार करते हैं, जब कभी भी उनको बेचते हैं, जिनको हम परचेजेस का नाम दिया जाता है, जब हम ख़रीदते हैं तो उसके बाद उनको सेल आउट किया जाता है, उन्हें सिर्फ उन्हीं को सेल्स अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है और किसी और को हमने सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना। तो हमें ये डेप्रिसिएशन ये कैश अकाउंट में जाना चाहिए था, या फिर डेप्रिसिएशन जो रही उसको हमने कैश अकाउंट के अंदर ये डेबिट होना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो चीज़ में कमी आ रही है हमारे पास, यानी कि हमारा एसेट जो भी है हमारे पास, ये डिस्पोजल हम डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, तो डिस्पोजल अकाउंट में आना चाहिए था, तो उसमें कमी आनी चाहिए थी, तो उसको फिर हमें क्रेडिट करना चाहिए था।
नेक्स्ट ये हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर अ मोटर कार परचेज फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट दिस रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। आपने 10,000 रुपये की एक रिकॉर्ड की है, सॉरी एक ली है, मोटर कार लिया है, लेकिन उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब रिकॉर्ड नहीं किया तो सिंपली क्या होगा, इसकी आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या एडजस्टमेंट की क्या एंट्री पास करेंगे। सिंपली जो आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वही रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट पे लिया है तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास मोटर कार जो है वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट जो भी हमारे पास जिस पर्सन से भी ली है या जिस भी इंस्टीट्यूट हमने ऑर्गेनाइजेशन से लिया है उसका नेम को उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी होगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारे पास फर्स्ट जी है जो दिया गया है जो कुछ। और नेक्स्ट ये हमारे पास बताया कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रिपोर्टिंग डेट ₹44,000, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते होते हैं। और नेक्स्ट ये हमारे पास 1 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज़ आउटस्टैंडिंग, एक महीने का जो गोदाम का रेंट है वो अभी तक पे नहीं किया। 1 मंथ सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग, एक महीने की सैलरी भी नहीं पे की हुई अभी तक। और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्राम भुट्टा पेएबल एट 12% एज पर एनम, दिस लोन वाज टेकन 1/5/2008, यानी कि हमने ये लोन लिया है 5वें महीने की पहली तारीख को और हमारा साल शुरू होता है चौथे महीने को। तो इसका मतलब है कि 11 माह की इसके ऊपर हमने चार्ज करना है, लोन के ऊपर 11 माह का हमने इसके ऊपर क्या करना है, लोन की इंटरेस्ट चार्ज करना है और उसको हमने एडजस्ट करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1500, यानी कि हमारे पास इंक्रीज़ हो चुका है 1500 का क्या चीज़, बैड डेट्स। तो क्या होगा, जब ये बैड डेट्स इंक्रीज़ होता है तो हमने 9 चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो इसकी एंट्री सिंपल होती है, जो हमारे पास बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमारे पास होता है उसको क्रेडिट किया जाता है सेम अमाउंट के साथ। और इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है जी हमारे पास, इंक्लूड्स ₹4,000 पेड टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड ऑफ 1/4/2008 to 3/6/2009, यानी कि हमने क्या किया हुआ है, साल के स्टार्ट से दिया है लेकिन हमने इसके अंदर 3 माह एक्स्ट्रा जा रहे हैं, यानी 31 मार्च को हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं। और जो हमें, जबकि ये हमारे पास जो हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की है ये 3 माह ज़्यादा की हुई है, ये तो ये हमारे पास ये किसके अंदर आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, जो 3 माह की हमने ज़्यादा पे की हुई है। और उसके बाद बिल्डिंग वाज ब्रॉड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, हाफ ऑफ विच इज़ यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस बाय शेख, जो भी हमारा कारोबारी है इसकी हम बना रहे हैं बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, इस पर्सन ने जो बिज़नेस है इसका, इसने क्या किया, एक घर है अपना, उस घर के लिए क्या किया, आधा अपने लिए इस्तेमाल कर और आधा बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उसका जो बाकी जो अमाउंट गिवन है क्या क्या करना होगा, उसको हमें हाफ़ करना होगा, हाफ़ हमारे पास वो एज अ बिज़नेस एक्सपेंसेस में आ जाएगा और बाकी जो हाफ़ है उसको हम रिटर्न डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसका पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ₹600 हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय द क्रेडिटर्स। डिस्काउंट अलाउड क्या था, हमने डेटर्स को दिया था लेकिन गलती से हमने डिस्काउंट अलाउड बाय द, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पे हमने लिख दिया है। डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर्स मींस कि डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। इट मींस 600 को हमने एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करना था, बल्कि हमने उसको क्या कर दिया है, 600 को इनकम के तौर पर हमने ट्रीट कर लिया है। ये हमने सॉल्व करनी है जी। और ये तो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है। ये भी आपके साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कुछ पार्ट पूछ लिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देकर आपको उसमें से कुछ पार्ट पूछा जा सकता है। आपसे ये जैसे इतना कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट बना दें, या फिर ये कहा जा सकता है आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करके दें, ये सब कहा जा सकता है कि आप डेटर्स कैलकुलेट करके दें। इस तरह का क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं कि आपको पता चल गया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है। जी प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, फिर उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स काइंडली बताएं ज़रा जल्दी से।